होमवर्क बनाए हैं? बना है? सारा सवाल बना? कौन सा नहीं बना? कुछ बनाए ही नहीं, कुछ बनाए और कुछ नहीं बनाए। ठीक है, तो जो नहीं बनाए उसको बनाइएगा। अभी हेडिंग डालिए कोलिजन्स। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक दैट इज कोलिजन। ठीक है, क्या होता है भैया कोलिजन? कोलिजन का मतलब अगर आप हिंदी में समझेंगे तो सीधा सा अर्थ होता है टकराव, टकराना। जब दो चीजें आकर के एक दूसरे से टकराती हैं तो हम कहते हैं कि दो चीजें आपस में कोलाइड कर रही हैं, टक्कर मार रही हैं एक दूसरे को। ठीक है, मेरे को एक बात बताओ, कोलिजन में एक बॉडी अगर दूसरे बॉडी से कोलाइड कर रही है, अगर एक बॉडी दूसरे बॉडी से टकरा रही है, तो दोनों का आपस में कांटेक्ट होना जरूरी है। होना तो जरूरी है ना, जब तक एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं होगा तब तक कोलिजन होगा कैसे? लेकिन फिजिक्स में ऐसा कहा जाता है, कहा क्या जाता है, ऐसा होता है कि कोलिजन वहां भी होता है जहां एक बॉडी दूसरे बॉडी से टच में नहीं आती है, बिना कांटेक्ट किए भी कोलिजन होता है। तो सबसे पहले तो ये चीज को इस धारणा को दिमाग से निकाल दीजिए कि कोलिजन तभी होगा जब एक बॉडी दूसरी बॉडी से टकराएगी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिना टकराए भी कोलिजन हो सकता है। कोलिजन का मतलब क्या है? कोलिजन का मतलब है कि एक बॉडी आती है और आकर के अपना मोमेंटम दूसरे बॉडी को देके चली जाती है। आपस में टकराते समय होता क्या है कि एक बॉडी आया, अपना मोमेंटम लेकर के आया, दूसरे बॉडी से टकराया और कुछ मोमेंटम अपना दूसरे को देकर के चला गया। ठीक है, तो अगर ये मोमेंटम बिना टकराए एक बॉडी दूसरे बॉडी को देने लग जाए तो कोलिजन वहां भी होगा। कैसे? क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ, ऐसा पॉसिबल है। देखिए, अगर सिंपल मास है, ये मास है m1 इसको बोल देते हैं, मान लीजिए वेलोसिटी u1 से जा रहा है। एक मास है आपका m2, ये आपका u2 वेलोसिटी से जा रहा है। u1 की वेलोसिटी जो है वो u1 की जो वेलोसिटी है, u1 की वेलोसिटी u2 से ज्यादा है। तो ये क्या करेगा, कुछ दूर के बाद जाकर के इससे टकराएगा और टकरा करके अपना मोमेंटम उसको दे देगा। तो ये हुआ एक तरीका जहां एक बॉडी दूसरे बॉडी से टच में आ रहा है और टच करके अपना कुछ मोमेंटम दूसरे को दे दे रहा है। अब सपोज करिए यहां पर एक आपका पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, Q। एक यहां पर है दूसरा पॉजिटिव चार्ज, ये भी है Q। ये चार्ज कुछ वेलोसिटी, मान लीजिए u1 वेलोसिटी से इस ओर मूव कर रहा है और दूसरा चार्ज u2 वेलोसिटी से इस ओर मूव कर रहा है। मान लेते हैं कि u1 की जो वेलोसिटी है वो u2 से ज्यादा है, तो क्या होगा, धीरे धीरे ये वाला जो चार्ज है Q1 वो क्या करेगा, Q2 के नजदीक आएगा। और आपको पता है कि जब दो लाइक चार्जेस एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो क्या होता है, रिपल्शन होता है। तो होगा क्या कि जैसे जैसे ये इसके नजदीक आएगा, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पर फोर्स लगाएगा, इसको रिपेल करेगा, और रिपेल होने की वजह से इसकी वेलोसिटी तो कम होती जाएगी लेकिन इसकी वेलोसिटी बढ़ते जाएगी, क्योंकि अगर ये इस पर फोर्स इधर लगाएगा तो ये फोर्स इस पर इधर लगाएगा, तो इसकी वेलोसिटी तो कम होते जाएगी लेकिन इसकी वेलोसिटी बढ़ते जाएगी। मतलब इसका मोमेंटम कम होते जाएगा और इसका मोमेंटम बढ़ते जाएगा। अब आप मेरे को बताओ, क्या यहां पर जो मोमेंटम का आदान प्रदान हो रहा है, एक का मोमेंटम कम हो रहा है, दूसरे का मोमेंटम बढ़ रहा है, क्या यहां पर कोई कांटेक्ट हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है। बिना कांटेक्ट किए भी यहां पर मोमेंटम का ट्रांसफर हो रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि कोलिजन के लिए जरूरी नहीं है कि दो मासेस आपस में कांटेक्ट बनाएं तभी कोलिजन होगा। आया समझ में? अच्छी बात यह है कि जो हमें सिलेबस में पढ़ना है, मेजॉरिटी ऑफ चीजें जो हमें पढ़नी है, हमारा सारा काम जो होगा वो कांटेक्ट वाले केसेस से हो जाएगा। मतलब हम वही कोलिजन पढ़ेंगे जहां एक बॉडी आएगी और दूसरी बॉडी को कांटेक्ट में आकर के अपनी मोमेंटम देकर के चली जाएगी। आ रहा है समझ में? पहला चीज दिमाग में बैठ गया ना कि कोलिजन का मतलब ये नहीं है कि टच होना जरूरी है, बट हमें जो पढ़ना है सारे टच वाले, कांटेक्ट वाले केसेस ही पढ़ने हैं। एक बॉडी आएगी, दूसरी बॉडी से कांटेक्ट में आएगी और उसको मोमेंटम देकर के चली जाएगी। आया समझ में? इस फिगर को ड्रॉ कर लीजिए और एक पॉइंट लिख लीजिए कि कोलिजन ऑफ टू बॉडीज मीन्स ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम from one body to the other, but this transfer of momentum
transfer of momentum, but this transfer of momentum can occur without contact also. Can occur without contact also. मतलब कि दो बॉडीज के कोलिजन का मतलब है कि दोनों बॉडी आपस में ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम करेंगी, मगर इस ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम के लिए जरूरी नहीं है कि कांटेक्ट हो ही, बिना कांटेक्ट के भी कोलिजन हो सकता है. लिखिए, फिगर ड्रॉ कर लीजिए. चलिए जी, अब आते हैं प्रॉपर कोलिजन पे, मतलब कांटेक्ट वाले केसेस पर, जहां हमको पढ़ना है कि जब एक बॉडी दूसरे बॉडी से कांटेक्ट में आएगी तो कोलिजन कैसे होगा. तो मान लो कि आपके पास एक मास है आपके पास m1 और इस मास का आपको रेडियस है r1. ठीक, आपके पास एक दूसरा मास है आपके पास m2 और इसका रेडियस कितना है, इसका m2 है और m2 का रेडियस कितना है, मान लेते हैं इसका रेडियस है r2. ठीक, m1 जो है इसकी वेलोसिटी है मान लीजिए इस तरफ v1 और m2 जो है इसकी वेलोसिटी है इस तरफ, दैट इज v2. इन दोनों के सेंटर्स के बीच में m1 का सेंटर अगर यहां पर है और m2 का सेंटर अगर यहां पर है, तो दोनों के सेंटर्स के बीच में जो दूरी होती है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं, ये जो दूरी है दोनों के सेंटर्स के बीच में, इसको अलग कलर से हम लोग दिखाते हैं. इन दोनों के सेंटर्स के बीच में जो दूरी है, इसी दूरी को हम क्या बोलते हैं, इस दूरी को हम लोग बोलते हैं p. और p क्या होता है आपका, p होता है आपका इम्पैक्ट पैरामीटर. P क्या होता है आपका, इम्पैक्ट पैरामीटर. ये आपको बताता है कि कोलिजन होगा कि नहीं होगा. कैसे बताता है? पहला केस मान लीजिए कि दोनों के सेंटर्स के बीच में जो दूरी P है, P ये बड़ा है R1 प्लस R2 से. दोनों के रेडियस के सम से अगर ये P बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, कोई कोलिजन नहीं होगा. नो कोलिजन. ये मास ऊपर होगा, ये मास नीचे होगा, दोनों को पास कर जाएगा, कोई कोलिजन नहीं होगा. दूसरा केस अगर ये जो P है आपका इंपैक्ट पैरामीटर, अगर ये R1 प्लस R2 से छोटा हो जाए, अगर R1 प्लस R2 से छोटा हो जाए तो पक्का है कि आपका कोलिजन जो है वो तो होगा ही होगा. ठीक, तीसरा केस क्या हो सकता है सर, कि अगर आपका इंपैक्ट पैरामीटर P R1 प्लस R2 के बराबर हो जाए, अगर R1 प्लस R2 के बराबर हो जाए तो क्या होगा, ये मास इधर आएगा, ये मास इधर नीचे आएगा और दोनों को बिल्कुल टच करते हुए, आपस में ऐसे टच करते हुए दोनों एक दूसरे को पास कर जाएंगे. आया समझ में? बॉडीज विल जस्ट टच एंड पास. बॉडीज विल टच एंड पास. ठीक है, तो आपने क्या देखा कि भाई साहब कोलिजन होगा या नहीं होगा, ये कौन बताएगा, ये बताएगा आपका इंपैक्ट पैरामीटर P. क्या होता है, दोनों मासेस के सेंटर के बीच के गैप को हम लोग बोलते हैं इंपैक्ट पैरामीटर P. ठीक, अगर ये P R1 प्लस R2 से बड़ा है तो कोलिजन नहीं होगा, दोनों मास पास कर जाएंगे विदाउट कोलाइडिंग. अगर P R1 प्लस R2 से छोटा है तो पक्का है कि कोलिजन होगा, और अगर P R1 प्लस R2 के बराबर है तो बॉडी टच करेंगी और पास कर जाएंगी. लिख लीजिए. अगला हेडिंग डालिए, लाइन ऑफ इम्पैक्ट, जिसको हम लोग LOI शॉर्ट में लिखेंगे. लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या होता है? द line along which one body exerts force on the other body. The line along which one body exerts force on the other body is called the line of impact. पहले समझिए बाद में लिखिएगा. ठीक है, मान लीजिए कि आपका एक मास है m1 और ये u1 वेलोसिटी के साथ इस ओर जा रहा है.
एक आपका मास है m2, ठीक है, और ये u2 वेलोसिटी के साथ इस ओर जा रहा है। आई बात समझ में? u1 जो है वो क्या है, u2 से बड़ा है, मतलब ये धीरे धीरे इसके नजदीक आएगा और एक ऐसा भी मोमेंट आएगा जब ये दोनों आपस में एक दूसरे के टच में होंगे। जब ये दोनों आपस में एक दूसरे के टच में आएंगे, ये m1 और m2, तो m1 क्या करेगा, m2 पर फोर्स लगाएगा। किधर फोर्स लगाएगा, इस ओर फोर्स लगाएगा। आया समझ में? तो जिस लाइन के अलोंग एक बॉडी दूसरे बॉडी पर फोर्स लगाती है उसी को हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ इंपैक्ट बोलते हैं। आया समझ में? यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो बॉडीज मूव कर रही थी, जो मोशन का डायरेक्शन था वो भी इसी तरफ था, मतलब लाइन ऑफ मोशन भी इसी तरफ था, और लाइन ऑफ इंपैक्ट जिस लाइन के अलोंग फोर्स लगाएंगी वो भी इसी तरफ है। यहां पर क्या है, आपका लाइन ऑफ मोशन, लाइन ऑफ मोशन, लाइन ऑफ मोशन जो है वो लाइन ऑफ इंपैक्ट, दोनों क्या है आपस में, लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इंपैक्ट आपस में क्या है, सेम है। और जब ऐसा होता है तो हम इस तरह के कोलिजन को क्या नाम देते हैं, इस तरह के कोलिजन को हम नाम देते हैं हेड ऑन कोलिजन। आया बात समझ में? जब लाइन ऑफ इंपैक्ट लाइन ऑफ मोशन के सेम लाइन हो जाए, जब लाइन ऑफ इंपैक्ट और लाइन ऑफ मोशन दोनों सेम तरफ हो तो हम क्या बोलेंगे, हेड ऑन कोलिजन। आया समझ में? दूसरा केस देख लीजिए, मान लीजिए कि ये आपका m1 था, ठीक, और ये u1 वेलोसिटी के साथ इस ओर जा रहा था। आई बात समझ में? ये जो है वो आपका m2 है जो कि इससे हल्का सा नीचे है, और ये u2 वेलोसिटी के साथ इस ओर जा रहा है। कुछ देर बाद क्या होगा, जब ये दोनों आपस में टच में आएंगे तो ये m1 होगा और ये क्या होगा आपका, एक तो m1 होगा और m2 जो होगा वो कैसा होगा, वो कहीं यहां पर m2 जो इसके साथ m1 अगर ये है तो ये आपका m2 होगा। लाइन ऑफ मोशन क्या था, इस डायरेक्शन में था, बट लाइन ऑफ इंपैक्ट जब ये इसके साथ टच में आएगा तो फोर्स किधर लगाएगा, फोर्स इधर लगाएगा। तो यहां पर क्या है, लाइन ऑफ इंपैक्ट जो है वो इस तरफ है और लाइन ऑफ मोशन जो था, लाइन ऑफ मोशन वो इस तरफ था। तो यहां पर लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इंपैक्ट दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है। तो इस तरह की कोलिजन को आप क्या नाम देते हैं, ऑब्लिक कोलिजन। क्या देते हैं नाम, ऑब्लिक कोलिजन, मतलब तिरछा कोलिजन तो होगा बट तिरछा होगा। यहां पर सीधा सीधा सामने सामने आके टक्कर मार रहा है और यहां पर तिरछे टक्कर मार रहा है। आया समझ में? सिंपल, जहां पर लाइन ऑफ मोशन लाइन ऑफ इंपैक्ट सेम होगा वहां पर क्या सीधा हेड ऑन कोलिजन होगा, जहां लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इंपैक्ट अलग अलग होगा वहां पे तिरछा कोलिजन होगा, ऑब्लिक कोलिजन होगा। लिखिए। अब देखो, आपने पढ़ा लाइन ऑफ इंपैक्ट। लाइन ऑफ इंपैक्ट आपने क्या बोला, लाइन ऑफ इंपैक्ट वो लाइन होता है जिस लाइन के अलोंग एक बॉडी दूसरे बॉडी पर फोर्स लगाता है। अब ये लाइन ऑफ इंपैक्ट जो होता है बड़ा कमाल का लाइन होता है। कमाल का क्यों हम इसको बोल रहे हैं, क्योंकि जब भी कोलिजन में मोमेंटम ट्रांसफर होगा, कोलिजन मतलब क्या, मोमेंटम का ट्रांसफर, एक बॉडी मोमेंटम लेकर के आएगी, दूसरी बॉडी को मोमेंटम ट्रांसफर करके चली जाएगी। तो ये जो मोमेंटम का ट्रांसफर होता है ना, वो लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग ही होता है। आई रिपीट, कोलिजन मतलब क्या, मोमेंटम का ट्रांसफर एक बॉडी से दूसरी बॉडी को। तो ये जो मोमेंटम का ट्रांसफर होता है, आदान प्रदान होता है, ये किस दिशा में होता है, लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग ही होता है। तो लिख लीजिए, इन कोलिजन द ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम, इन कोलिजन द ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम, इन कोलिजन द ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम from one body to the other, transfer of momentum from one body to the other occurs along the line of impact। जो भी मोमेंटम का ट्रांसफर होगा वो लाइन ऑफ इंपैक्ट के ही डायरेक्शन में होगा। और ड्यूरिंग collision no momentum is transferred in a direction perpendicular to the line of impact।
कोलिजन में जो भी मोमेंटम का ट्रांसफर होगा वो लाइन ऑफ इंपैक्ट के ही डायरेक्शन में होगा और लाइन ऑफ इंपैक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई मोमेंटम का ट्रांसफर नहीं होगा। ये 2 पॉइंट्स लिख लीजिए, जब हम ऑब्लिक कोलिजन पढ़ेंगे अच्छे से तो ये पॉइंट का वहां पर यूज फिर से आएगा। लिख लिए? चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो हेडिंग डालो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ, हेडिंग है आपका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जिसको हम लोग स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है ये पहले समझिएगा, बाद में हम आपको लिखने का टाइम अच्छे से देंगे, सारा ध्यान समझने पे, ठीक। मान लीजिए कि आपके पास एक मास है m1, ये u1 वेलोसिटी के साथ इस ओर मूव कर रहा है। एक आपके पास दूसरा मास है m2, ये u2 वेलोसिटी के साथ इस ओर मूव कर रहा है। u1 जो है, u1 वो क्या है, u2 से। भाई एक बात बताओ, अगर कोलिजन होना है तो ऑब्वियस सी बात है इसकी वेलोसिटी इससे ज्यादा होनी चाहिए। अगर मान लो इसकी वेलोसिटी ज्यादा हो गई तो ये तो भाग जाएगा, है कि नहीं। मान लो कि ये आपका चोर है, ये आपका पुलिस है। पुलिस चोर को तभी पकड़ पाएगा ना जब पुलिस की स्पीड चोर से ज्यादा होगी। अगर चोर की स्पीड पुलिस से ज्यादा हुई तो कभी पुलिस उसको पकड़ पाएगा क्या? नहीं। तो कोलिजन होने का मतलब है कि जो u1 है वो u2 से क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक। मान लेते हैं कि कोलिजन होता है। कोलिजन क्या होता है? कोलिजन हो गया। कोलिजन के बाद मानते हैं कि m1 की वेलोसिटी हो गई v1 और m2 की वेलोसिटी हो गई v2। कोलिजन के बाद ये थी वेलोसिटी कोलिजन के पहले, ये है वेलोसिटी आपकी कोलिजन के बाद। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर हम कोलिजन से पहले आपसे पूछें कि m1 m2 को कितने वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा है। m1 जो इससे टकराने जा रहा है, जो इसका पीछा कर रहा था, वो इसको कितने वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो होता है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होता है, u1 माइनस u2। होगा कि नहीं होगा u1 माइनस u2? भाई इसकी ज्यादा थी, इसकी कम थी। जितनी ज्यादा ये होगी उतनी वेलोसिटी के साथ ये इसको अप्रोच करेगा। तो कितनी ज्यादा है, u1 माइनस u2, इतने वेलोसिटी के साथ m1 जो है m2 को अप्रोच करेगा। तो वेलोसिटी अप्रोच हो गया मेरा कितना, u1 माइनस u2, ठीक। कोलिजन के बाद मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी है v1, इसकी वेलोसिटी है v2। अगर हम पूछें कि कोलिजन के बाद कितनी वेलोसिटी से ये इसको छोड़ के दूर भागेगा, क्या होगा कोलिजन में, इसका जो मोमेंटम है, इसने अपना कुछ मोमेंटम इसको ट्रांसफर कर दिया। तो ट्रांसफर करने के चलते इसकी वेलोसिटी हो गई v2, इसकी हो गई v1। अब कोलिजन के बाद कितनी वेलोसिटी से ये आपस में सेपरेट होंगे, एक दूसरे से सेपरेट होंगे, कितनी वेलोसिटी से एक दूसरे से अलग होंगे। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो जाएगा v2 माइनस v1, है कि नहीं। इतनी वेलोसिटी के साथ ये क्या करेंगे, एक दूसरे से अलग अलग होंगे, सेपरेट होंगे। आया समझ में? अब ये जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई होता है ना, ये क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। मतलब कि कितना, v2 माइनस v1 बाई u1 माइनस u2। आया समझ में? ये याद कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। E मतलब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मतलब क्या, v2 माइनस v1 बाय u1 माइनस u2। E का क्या कोई यूनिट होगा क्या, ऐसा यूनिट अगर हम आपसे पूछे, एक बात बताइए, ऊपर भी मीटर पर सेकेंड, नीचे भी मीटर पर सेकेंड, दोनों तो एक दूसरे को काट देगा ना। तो E कैसा क्वांटिटी है, E एक यूनिटलेस क्वांटिटी, इसका कोई यूनिट नहीं है, ना ही कोई डायमेंशन है, सिर्फ एक नंबर है। अब ये नंबर का कितना वैल्यू होता है वो हम लोग अभी बात करेंगे, पहले इतना लिखिए। कोलिजन जो होता है ना, आपने एक देखा कोलिजन, क्या, हेड ऑन कोलिजन और ऑब्लिक कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन में क्या होता था, लाइन ऑफ इंपैक्ट लाइन ऑफ मोशन के ही डायरेक्शन में होता था। ऑब्लिक कोलिजन में क्या होता था, लाइन ऑफ इंपैक्ट और लाइन ऑफ मोशन अलग अलग डायरेक्शन में होता था। एक और क्लासिफिकेशन है कोलिजन का, एक और क्लासिफिकेशन है जिसमें हम कोलिजन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला क्या होता है, पहला होता है परफेक्टली
परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। अब ये क्या होता है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, अच्छे से समझना। देखो मान लो कि ये आपका मास था m1, ये u1 वेलोसिटी के साथ इधर जा रहा था, इसके आगे था मास m2, ये u2 वेलोसिटी के साथ इधर जा रहा था। क्या होगा, कुछ दूर जाने के बाद अगर मान लेते हैं u1 जो है वो u2 से बड़ा है, तो कुछ देर के बाद क्या होगा, दोनों आपस में कोलाइड करेंगे। कोलाइड करेंगे तो क्या होगा, कोलिजन के बाद क्या होगा, थोड़ा सा जो क्या होगा, थोड़ा सा शेप जो है दोनों का, थोड़ा सा जो शेप है दोनों का वो मान लेते हैं डिफॉर्म हो गया। जब कोलिजन हो रहा है तब एग्जैक्टली जिस मोमेंट पर एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं, कोलिजन के चलते क्या होगा, आपस में इंपैक्ट होगा और दोनों का शेप जो है थोड़ा सा क्या होगा, डिफॉर्म होगा। कब, जब कोलिजन हो रहा होगा तो थोड़ा सा शेप जो होगा वो डिफॉर्म होगा। जब डिफॉर्म होगा तो क्या है कि इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी थी, पहले कोलिजन से पहले जो भी काइनेटिक एनर्जी थी, वो काइनेटिक एनर्जी का कुछ भाग इनको डिफॉर्म करने में चला गया, है कि नहीं। पहले जो काइनेटिक एनर्जी थी आपके सिस्टम में, उस काइनेटिक एनर्जी का कुछ पार्ट इन दोनों को डिफॉर्म करने में चला गया। मतलब जिस समय कोलिजन हो रहा होगा वहां काइनेटिक एनर्जी कम हो गई होगी। क्यों कम हो गई होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का कुछ पार्ट इनको डिफॉर्म करने में चला गया, और जब डिफॉर्मेशन होता है तो वहां क्या हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। मतलब यहां पर काइनेटिक एनर्जी का कुछ पार्ट जो है वो पोटेंशियल एनर्जी में जा चुका है। अब अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा तो देखो होगा क्या, डिफॉर्मेशन तो हर कोलिजन में होगा, बट परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि कोलिजन के बाद जब ये दोनों आपस से अलग अलग होंगे, सेपरेट होंगे, तो फिर से अपने पुराने वाले शेप में आ जाएंगे। जैसे पहले थे वैसे फिर हो जाएंगे। मतलब कोलिजन के बाद फिर से ये जो m1 था वो m1 बन जाएगा, अपने पुराने वाले शेप में आ जाएगा, और ये m2 बन जाएगा, इसकी वेलोसिटी v1 हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी v2 हो जाएगी। मतलब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में डिफॉर्मेशन फिर से अपना डिफॉर्मेशन के बाद जो ओरिजिनल शेप होता है वो फिर से रीगेन हो जाता है। फिर से रीगेन होने का मतलब क्या कि जो आपकी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल थी, जो कोलिजन से पहले जो काइनेटिक एनर्जी थी, वही काइनेटिक एनर्जी आपको कोलिजन के बाद भी मिल जाएगी। क्यों, क्योंकि यहां जो काइनेटिक एनर्जी कम हुई थी वो क्यों कम हुई थी, क्योंकि डिफॉर्मेशन हुआ था। जब डिफॉर्मेशन हट गया तो वापस से काइनेटिक एनर्जी आ गई। जो पोटेंशियल एनर्जी यहां पर बना था डिफॉर्मेशन की वजह से, वो पोटेंशियल एनर्जी फिर से खत्म हो गया और फिर से काइनेटिक एनर्जी बन गया। तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के केस में याद रखना है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के केस में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। बट क्या पूरे कोलिजन के दौरान काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होती है क्या? नहीं, काइनेटिक एनर्जी कोलिजन के दौरान घटती है, बट कोलिजन के बाद फिर से अपने ओरिजिनल वैल्यू पे आ जाती है। आया समझ? तो सिर्फ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आया समझ? दूसरी बात, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में जो E का वैल्यू होता है, E मतलब जो कोफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का वैल्यू होता है, E मतलब क्या, V2 माइनस V1 बाई U1 माइनस U2 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1। आया समझ में? इन दोनों बातों को बहुत अच्छे से नोट बना करके लिख लीजिए कि ड्यूरिंग परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम के बराबर होती है, और दूसरा जो कोफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन E होता है उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। लिखिए, देखो जो इलास्टिक शब्द होता है, इलास्टिक शब्द आप जब यूज करते हो तो आपके दिमाग में रबड़ आता है, रबड़ जिसको हम लोग खींचते हैं, वो इलास्टिक होता है, जब छोड़ते हैं तो फिर से अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। तो इलास्टिसिटी का मतलब ही है कि जब ये बॉडीज डिफॉर्म होंगी, अगर इलास्टिक कोलिजन होगा, डिफॉर्मेशन के बाद जब अलग अलग होंगी तो वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएंगी, जैसे रबड़ आ जाता है। आया समझ में? अब दूसरा केस है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में बस इतना याद रखना है कि भाई साहब देखो, कोलिजन होगा तो डिफॉर्मेशन तो यहां भी होगा, इनइलास्टिक कोलिजन में भी डिफॉर्मेशन होगा, बट डिफॉर्मेशन के बाद यहां पर ओरिजिनल शेप में आ जा रहा था, यहां डिफॉर्मेशन के बाद जो डिफॉर्मेशन के दौरान इसका शेप बना वही शेप रह जाएगा, वापस से फिर वो अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं आता है। किसमें? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में। तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में अगर वापस अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आ रहा है
तो जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियली थी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी उतनी तो आपको नहीं मिलेगी। कुछ एनर्जी जो है आपको डिफॉर्मेशन में चली गई, है कि नहीं? कुछ काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा बॉडीज को डिफॉर्म करने में चला गया, और वापस जब बॉडीज अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आएंगी तो आपको फाइनल काइनेटिक एनर्जी उतनी नहीं मिलेगी, क्योंकि कुछ हिस्सा जो है वो डिफॉर्मेशन में बर्बाद हो चुका है। तो इन इलास्टिक कोलिजन के केस में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपस में इक्वल नहीं होता है। आई बात समझ में? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपस में इक्वल नहीं होता है। दूसरी बात, जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू होता है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में, वो हो जाता है आपका 0। आया समझ में? अभी तक हमने दो प्रकार के कोलिजन पढ़े। पहला परफेक्टली इलास्टिक। इलास्टिक मतलब क्या? डिफॉर्मेशन से पहले और डिफॉर्मेशन के बाद की काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल सेम होगी। कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद की काइनेटिक एनर्जी सेम होगी। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 होगा। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में क्या हो जाता है कि कोलिजन के बाद की काइनेटिक एनर्जी उसके पहले की काइनेटिक एनर्जी से कम हो जाती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा बॉडीज को डिफॉर्म करने में चला जाता है। ठीक। और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई का वैल्यू परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के लिए 0 होता है। लिख लीजिए। तो अभी तक आपने दो प्रकार के कोलिजन पढ़े। पहला परफेक्टली इलास्टिक, दूसरा परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक में क्या होता है, जितनी काइनेटिक एनर्जी थी आपको वापस उतनी मिल जाती है। परफेक्टली इनइलास्टिक में वापस उतनी नहीं मिलती। परफेक्टली इलास्टिक में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 होता है, परफेक्टली इनइलास्टिक में 0 होता है। एक होता है तीसरा टाइप का कोलिजन। तीसरा टाइप का कोलिजन क्या होता है? तीसरा टाइप का कोलिजन होता है, इसको पहले मिटा लेते हैं, रुकिए। तीसरा टाइप का कोलिजन होता है आपका पार्शियली इलास्टिक, पार्शियली इलास्टिक और पार्शियली इनइलास्टिक कोलिजन। पार्शियली इलास्टिक और पार्शियली इनइलास्टिक कोलिजन। इसमें क्या होगा कि बॉडीज जो थी m1 और m2, इसकी वेलोसिटी थी u1, इसकी वेलोसिटी थी u2। u1 जो था हम u2 से बड़ा मान रहे थे। यहां पर भी कोलिजन होगा तो यहां पर भी क्या होगा, यहां पर भी डिफॉर्मेशन होगा, यहां पर भी क्या होगा, बॉडीज जो होंगी वो डिफॉर्म करेंगी। ठीक है। इलास्टिक में क्या होता था, परफेक्टली इलास्टिक में, कि डिफॉर्मेशन के बाद पूरी तरह से अपने ओरिजिनल शेप में आ जाती थी। इन इलास्टिक में क्या होता था कि डिफॉर्मेशन के बाद बिल्कुल ही अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आती थी। इसमें क्या होगा कि डिफॉर्मेशन के बाद कुछ हद तक अपने शेप में आएंगी, बट पूरी तरह से अपने शेप में नहीं आएंगी। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, इलास्टिक है बट पूरी तरह से इलास्टिक नहीं है, पार्शियली इलास्टिक है। मतलब डिफॉर्मेशन के बाद अपने ओरिजिनल शेप में आने की कोशिश तो करेगा बट पूरी तरह से नहीं आ पाएगा। आया समझ में? और इसीलिए हम इसको पार्शियली इनइलास्टिक भी बोल रहे हैं, क्योंकि इनइलास्टिक में क्या होता था कि बिल्कुल ही अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आता था, डिफॉर्म हो गया तो वैसे ही रहेगा। बट इसमें क्या है कि डिफॉर्मेशन के बाद वैसे तो नहीं रहेगा, कुछ हद तक तो आपको वापस आएगा बट पूरी तरह से नहीं आ पाएगा। आया समझ में? तो इसके केस में भी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और काइनेटिक एनर्जी फाइनल इक्वल आपस में नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि कुछ जो आपका पार्ट है जो वापस नहीं आ पाया वो डिफॉर्मेशन में लॉस हो गया। ठीक। और दूसरा जो आपका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है वो 1 और 0 के बीच में होता है, 0 और 1 के बीच में होता है। ठीक है। अच्छा, एक बात देखिए, ध्यान से सोच के बताना। आपने काइनेटिक एनर्जी के बेसिस पर 3 टाइप का कोलिजन बना दिया। पहला परफेक्टली इलास्टिक, जिसमें इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है। दूसरा परफेक्टली इनइलास्टिक और तीसरा पार्शियली इलास्टिक और पार्शियली इनइलास्टिक। तीनों में डिफरेंस क्या है कि किसी में काइनेटिक एनर्जी पूरी तरह से मिल जा रही है वापस और बाकी दोनों में नहीं मिल पा रही है। बट एक चीज हमेशा होगा और वो तीनों किसी भी टाइप के कोलिजन में लागू होगा। ये बात बहुत ध्यान में याद रखना है। ठीक है। एक चीज है जो हर कोलिजन में लागू होगा और वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्यों? क्योंकि जब ये मास दूसरे मास के पास आ रहा है टकराने के लिए, अगर हम इन दोनों को सिस्टम मान लें, मतलब अगर हम एक ऐसा सिस्टम मान लें जिसमें मेरे पास 2 पार्टिकल्स हैं, तो ये इस पर फोर्स लगाया, ये इस पर फोर्स लगाया, आपस में इंटरनल फोर्स दोनों ने एक दूसरे पर लगाया, बट बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं लग रहा है। और आपको पता है जब बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होता है तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं।
तो किसी भी टाइप का कोलिजन होगा, ध्यान में एकदम बहुत अच्छे से बिठा लो, किसी भी टाइप का कोलिजन होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हर केस में लागू होगा ही होगा। आया समझ में? अब उसी का हेल्प से इसी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हेल्प से हम कुछ फॉर्मूले डेराइव करने जा रहे हैं, जिनके हेल्प से हमको न्यूमेरिकल बनाने में आसानी होगी। ठीक है, हेडिंग डालिए हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन पहला केस हम करने जा रहे हैं, किसके लिए? हम करने जा रहे हैं हेड ऑन कोलिजन के लिए हम पहला डेरिवेशन करने जा रहे हैं। हेड ऑन कोलिजन मतलब क्या? लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इंपैक्ट दोनों सेम होगा। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास दो मासेस हैं, एक है आपका m1 और ये u1 वेलोसिटी के साथ इस ओर जा रहा है, दूसरा मास है आपका m2 और ये u2 वेलोसिटी के साथ जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जब ये दोनों आपस में टकराएंगे तो जो लाइन ऑफ इंपैक्ट होगा वो लाइन ऑफ मोशन की ही डायरेक्शन में होगा। मतलब ये कौन सा कोलिजन है? हेड ऑन कोलिजन है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने माना कि जो आपका u1 है वो u2 से बड़ा है। भाई u1 अगर u2 से बड़ा होगा तभी तो कोलिजन होगा, नहीं तो कोलिजन ही नहीं होगा। अब मान लेते हैं कि कोलिजन होता है और कोलिजन के कुछ समय बाद, कुछ क्षण बाद m1 की जो वेलोसिटी है वो हो जाती है v1 और m2 की जो वेलोसिटी है ये हो जाती है v2। ठीक, तो हम कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E को क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। E क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना होगा? v2 माइनस v1 और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना होगा? u1 माइनस u2। ठीक, तो यहां से हम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा आपका? E टाइम्स ऑफ u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। ठीक, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि v2 इज इक्वल टू v1 प्लस e टाइम्स ऑफ u1 माइनस u2। इसको बोल दो इक्वेशन 1। ठीक है, v2 इज इक्वल टू v1 प्लस e टाइम्स ऑफ u1 माइनस u2, इसको हमने कह दिया क्या? हमारा इक्वेशन 1 है। दूसरा, अभी हमने आपको बोला कि भाई कोलिजन चाहे किसी भी प्रकार का हो, अगर हम इन दोनों मासेस को अपना सिस्टम मान लें तो इन दोनों पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। जो फोर्स लग रहा है आपस में दोनों एक दूसरे पर इंटरनल फोर्स लगा रहे हैं, बट एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं है। और एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं है तो हम क्या लगाएंगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओगे तो क्या हो जाएगा? इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। पहला हमने लिखा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला, दूसरा हम लगाने जा रहे हैं PI इज इक्वल टू PF, मतलब इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम कितनी है सिस्टम के पास? इनिशियल मोमेंटम है आपका m1 u1 प्लस m2 u2। फाइनल मोमेंटम कितना है? m1 v1 प्लस m2 v2। कोई दिक्कत? हमने क्या किया? इसका मोमेंटम लिखा, इसका मोमेंटम लिखा, दोनों को जोड़ दिया तो इनिशियल मोमेंटम, फिर इसका मोमेंटम लिखा, इसका मोमेंटम लिखा, दोनों को जोड़ दिया तो फाइनल मोमेंटम। ठीक, अब जो हमने v2 का वैल्यू निकाला है वो हम इक्वेशन 1 से यहां पर ला करके पुट करने जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 इंटू v1 प्लस e टाइम्स ऑफ u1 माइनस e टाइम्स ऑफ u2। ठीक, इसको जरा सा अच्छे से अगर आप इसको अच्छे से और लिखें तो ये क्या बनेगा? m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v1 प्लस e m2 इंटू u1 माइनस e m2 इंटू u2। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक समझने में? बोलिए। m2 इंटू v1 प्लस e टाइम्स ऑफ m2 इंटू u1 प्लस e टाइम्स ऑफ m2 इंटू u2। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो, अब हम क्या करने जा रहे हैं? ये जो m1, ये जो e टाइम्स ऑफ m2 u1 है ना, इसको हम लेफ्ट लेकर के आ रहे हैं यहां पर, इसके साथ हम इसको लेकर के आ रहे हैं। तो ये क्या बनाएगा आपका? m1 u1 माइनस e टाइम्स ऑफ m2 u1। ठीक है, प्लस m2 u2 को हम इसको u2 वाला जो टर्म है वो u2 के पास लिखने जा रहे हैं। ठीक है, प्लस m2 u2, ये इधर से उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा, प्लस e टाइम्स ऑफ
m2 u2 इज इक्वल टू राइट साइड में क्या बच जाएगा, राइट साइड में आपका बच जाएगा m1 प्लस m2 इंटू v1। ठीक है, ध्यान से देखिए कि यहां से समझ में आया आपको, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो इसमें से हम क्या करने जा रहे हैं, u1 यहां पे भी है, u1 यहां पे भी है, u1 को कॉमन ले लो, क्या बन जाएगा m1 माइनस ई m2 इंटू u1 प्लस यहां पर क्या है u2 दोनों में है और m2 भी है, तो 1 प्लस ई इंटू m2 u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v1। ऐसा समझ में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहां से जो आपका v1 का वैल्यू आया, v1 का वैल्यू क्या m1 प्लस m2 को इधर ला के डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा आपका v1 का वैल्यू m1 माइनस ई m2 इंटू u1 प्लस 1 प्लस ई इंटू m2 u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला हो गया आपका v1 का। आया समझ में? ध्यान से देखिए यहां से लेके यहां तक, कहीं दिक्कत है तो पूछिए और नहीं है तो पहले इसको लिख लीजिए। चलिए, तो आपका हेड ऑन कोलिजन के केस में v1 का जो फॉर्मूला बन के आया, क्या बन के आया m1 माइनस ई m2 इंटू u1 प्लस 1 प्लस ई इंटू m2 u2 डिवाइडेड बाई क्या m1 प्लस m2। v1 का आया। जब आप इसको जो इक्वेशन अभी पीछे आया था उसमें v2 का जो एक इक्वेशन आया था, उसमें जब आप v1 को पुट करेंगे तो v2 का जो इक्वेशन बन के आएगा, v2 का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा v2 का आएगा m2 माइनस ई m1 इंटू u2 प्लस 1 प्लस ई इंटू m1 u1 डिवाइडेड बाई क्या m1 प्लस m2। ठीक है, यहां पर क्या है m1, देखो ध्यान से देखो, याद करने में आपको सिर्फ इसको याद कर लोगे, अपने आप हो जाएगा। कैसे? यहाँ पर क्या है m1 माइनस ई m2, तो यहाँ पे क्या हो गया m2 माइनस ई m1। यहाँ पर u1 है तो यहाँ पे क्या होगा u2। ठीक है, यहाँ पे क्या है 1 प्लस ई m2 u2, तो यहाँ पर है 1 प्लस ई m1 u1 डिवाइड बाई m1 नीचे में, तो जो यहाँ पर नीचे में वो भी यहाँ पर नीचे में है। ठीक है, तो v1 और v2 आपने निकाल लिया। अब अगर आपको बोला जाए कि भाई साहब जब आपका कोलिजन हो रहा है, मेरे को नहीं पता है कि इलास्टिक है कि इनइलास्टिक है कि पार्शियली है, जो भी है मेरे को नहीं पता। ठीक है, क्योंकि हमने कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई लिया हुआ है, ई का वैल्यू हमको नहीं पता है कि 0 है कि 1 है कि 0 और 1 के बीच में है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि कोलिजन हुआ है और आपका कुछ जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिफॉर्मेशन में चला गया। ठीक है, तो अगर आपको बोला जाए कि भाई साहब आपका काइनेटिक एनर्जी कितना लॉस हुआ, काइनेटिक एनर्जी में कितना लॉस हुआ, तो आप लॉस इन काइनेटिक एनर्जी अगर आप निकालने जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या होता है आपका, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर फाइनल काइनेटिक एनर्जी, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। अगर आप इसमें v1 और v2 की वैल्यू पुट करेंगे और इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आता है वो आता है हाफ m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस ये स्क्वायर। क्या आता है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला आता है वो आता है 1/2 m1 m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस ये स्क्वायर। लिखिए ये वाला, यहां तक समझ में आया था ना। देखो आपने बोला भाई कोलिजन से पहले क्या था, कोलिजन से पहले आपका मास था m1, ये किसका वेलोसिटी क्या था u1, m2 था कोलिजन से पहले और इसका वेलोसिटी था कितना u2। कोलिजन के बाद m1 का जो वेलोसिटी हो गया वो कितना हो गया v1 और m2 का जो वेलोसिटी हो गया वो कितना हो गया v2। तो अगर हम कोलिजन के बाद अगर फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो ये क्या होगा, हाफ m1 इंटू v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 इंटू v2 स्क्वायर। कोलिजन के बाद अगर हम काइनेटिक एनर्जी कोलिजन से पहले लिखेंगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो क्या होगा, हाफ m1 इंटू u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 इंटू u2 स्क्वायर। कोलिजन से पहले भी काइनेटिक एनर्जी आपको पता चल गई, कोलिजन के बाद भी आपको काइनेटिक एनर्जी पता चल गई। अब अगर आपसे पूछा जाए कि भाई साहब बताइए कि काइनेटिक एनर्जी में कितना लॉस हुआ, आपको पता है ना कि कोलिजन जब होता है तो कुछ काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा डिफॉर्मेशन में चला जाता है, जिसके चलते फाइनल काइनेटिक एनर्जी होती है वो कम होकर के आती है। तो काइनेटिक एनर्जी में कितना लॉस हुआ, लॉस
लॉस इन काइनेटिक एनर्जी अगर आपको निकालना हो तो आप क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, आपको पता चलेगा कितना लॉस हुआ। अगर मान लीजिए हमने आपको 100 रुपए दिए, ठीक है, आप बोला कि 100 रुपए खर्चे करके आओ, ठीक है, अगर आप 100 का 100 मेरे पास वापस लेकर के आ गए तो आपने कोई खर्चा नहीं किया। अगर आप 100 में से 50 रुपए खर्चा करके आए, 50 बचा करके लाए, हमने आपको बोला कि कितना खर्चा किए, तो 50 में से 100 घटा दोगे, आपको 50 रुपए खर्चा किए। तो पहले मान लेते हैं आपका काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इतनी थी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इतनी आई, तो कितना लॉस हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो आप जब इसको फाइनल माइनस इनिशियल में जब आप V1 V2 का ये जो फॉर्मूला पुट करेंगे, V1 और V2 का जब वैल्यू पुट करेंगे, तो जो आपकी लॉस इन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आती है वो इतनी आती है। ये हमने डेराइव नहीं किया है पूरा, आप चाहो तो आप घर में वैल्यू डाल के देख सकते हो, वैल्यू जो है वो यही आने वाली है, हाफ ऑफ m1 m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर। लिख लिए, आगे बढ़े। अब देखो, आपने बोला कि सर अगर कोलिजन हो रहा है तो आपके पास मुख्यतः अभी तक 3 फॉर्मूले आए हैं। पहला V1 का फॉर्मूला आया, दूसरा V2 का फॉर्मूला आया, और तीसरा फॉर्मूला जो अभी आपने डिराइव करा वो क्या था, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूले आए। ये तीनों फॉर्मूले में मेरे को नहीं पता कि कौन सा कोलिजन है, क्योंकि हमने E की वैल्यू कोई नहीं, कुछ हमको नहीं पता E की कितनी वैल्यू है। अगर E की वैल्यू 1 हो जाएगी तो कौन सा कोलिजन होगा, परफेक्टली इलास्टिक। अगर E की वैल्यू 0 हो जाएगी तो कौन सा कोलिजन होगा, परफेक्टली इनइलास्टिक। और अगर E की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी तो कैसा होगा, पार्शियली इलास्टिक या पार्शियली इनइलास्टिक। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, अलग अलग कोलिजन्स के लिए इन्हीं वैल्यूज का फॉर्मूला देखने वाले हैं। तो अगर मान लेते हैं पहला केस 1, अगर मान लीजिए इफ कोलिजन इज परफेक्टली, अगर कोलिजन आपका परफेक्टली कैसा है, अगर कोलिजन आपका परफेक्टली इलास्टिक है तो E का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। तो यहां पर हर जगह क्या E का वैल्यू आप 1 पुट कर सकते हैं। तो V1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर आप यहां पर E का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो V1 आएगा m1 माइनस m2 इंटू u1 प्लस यहां पर E का वैल्यू को 1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ m2 u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। इसके लिए जब E का वैल्यू 1 होगा मतलब कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक होगा। V2 कितना आएगा, V2 आएगा, यहां पर E का वैल्यू 1 पुट कर दो, m2 माइनस m1 इंटू u2 प्लस ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ m1 u1 डिवाइडेड बाई क्या, m1 प्लस m2। V2 का वैल्यू भी आपने निकाल लिया। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगर E का वैल्यू आप 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा, और 0 इंटू इतना सारा पूरा क्या हो गया, 0। तो यही तो आप पढ़े थे कि भैया जब आपका परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी दोनों आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो जब दोनों आपस में बराबर हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस नहीं होगा, है, इसलिए आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यहां पर कितना आया, 0। ठीक है, तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के केस में आपके ये तीनों फॉर्मूले बनकर के आए। अब इसमें भी सब केस है। सब केस क्या है कि मान लीजिए इफ अगर ये केस 1 है, केस 1 के अंदर इसको लिखो, ये मान लो सिचुएशन 1 ए, अगर इफ m1 और m2 आपस में बराबर हो जाएं, जो दोनों मासेस टकरा रहे हैं m1 और m2, अगर उन दोनों का मास आपस में बराबर हो जाए तो v1 क्या होगा, v1 क्या होगा, बताओ v1 क्या होगा, m1 और m2 यहाँ पे क्या होगा, 0, ये पूरा 0 हो गया। यहां पर क्या बनेगा, 2m2 u2, और ये m1 प्लस m2 भी क्या हो जाएगा, 2m2, 2 से 2m2 कट जाएगा, क्या बचा, v1 इज इक्वल टू u2। v1 इज इक्वल टू u2 का मतलब समझे कि अगर मान लीजिए ये आपका था m1, इसका वेलोसिटी था u1, ये था आपका m2, इसका वेलोसिटी था u2, कोलिजन के बाद इसका वेलोसिटी कितना हो गया था, m1 का वेलोसिटी हो गया था v1 और m2 का वेलोसिटी कितना हो गया था, v2। अगर आपका इलास्टिक कोलिजन है और m1 और m2 आपस में है तो v1 जो होगा, v1 मतलब कोलिजन के बाद m1 का उतना ही वेलोसिटी होगा जो कोलिजन से पहले m2 का था। v1 इज इक्वल टू u2। कोलिजन के बाद, आई रिपीट, सिचुएशन क्या है, पहला इलास्टिक कोलिजन हो और दूसरा अगर m1 और m2 दोनों मासेस आपस में बराबर हो जाएं तो कोलिजन के बाद m1 का उतना ही वेलोसिटी होगा जो m2 का होगा। आया समझ। v2 कितना होगा,
V2 अगर यहाँ पर M1 और M2 आप आपस में ये तो पूरा जीरो हो जाएगा और ये भी 2M1 2M कट जाएगा पूरा, तो यहाँ क्या बचेगा V2 इज इक्वल टू U1। मतलब कोलिजन के बाद V2 का M2 का उतना ही वेलोसिटी होगा जो कोलिजन से पहले M1 का था। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, वेलोसिटीज आर एक्सचेंज्ड, आपस में वेलोसिटी की अदला बदली हो जा रही है। जो वेलोसिटी कोलिजन से पहले M1 का था वो वेलोसिटी कोलिजन के बाद M2 का हो जा रहा है, और जो वेलोसिटी कोलिजन से पहले M2 का था वो वेलोसिटी कोलिजन के बाद M1 का हो जा रहा है। तो यहां पर क्या हो रही है, वेलोसिटीज आर एक्सचेंज्ड। आए समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का? सर तो V2 और V1 इक्वल है? V2 और V1 इक्वल कैसे होगा भाई? आपके सामने फॉर्मूला रखा हुआ है और ये V2 V1 कैसे आया वो आप देखो, वैल्यू को पुट करो M1 और M2, देख लो कितना आ रहा है। समझे? ये हम अपने मन से थोड़ी लिखे हैं V1 इक्वल टू U2 और V2 इक्वल टू U1। ये तो आपका जो फॉर्मूला था उसमें हमने पुट किया, पहले M1 और M2 को बराबर किया तो आपका V1 देखने में आया कि V1 जो है वो U2 के बराबर है और V2 जो है वो U1 के बराबर है। मतलब जो वेलोसिटीज है आपस में क्या हो जा रही है, एक्सचेंज हो जा रही है। ठीक है, ये था केस 1 में पहला सिचुएशन, जब दोनों का मास आपस में क्या होगा, बराबर होगा। दूसरा सिचुएशन देखिए, दूसरा सिचुएशन अगर हम इसमें ले लें, दूसरा सिचुएशन क्या है कि इफ M2 इज मच ग्रेटर देन M1, अगर M2 M1 से बहुत ज्यादा हो, बहुत ही ज्यादा हो, और एंड M2 इज एट रेस्ट, अगर M2 M1 से बहुत ज्यादा हो और M2 रेस्ट पर हो तो क्या होगा, यहां पर हम M1 को इग्नोर कर सकते हैं, M2 बहुत बड़ा है तो M1 को हम क्या कर सकते हैं, जीरो मान सकते हैं इसके सामने। ये हो गया जीरो, ठीक, यहां भी हो गया जीरो, तो यहां क्या बचा, माइनस M2/M2 मतलब क्या, -1, तो यहां बचा -1 मतलब -U1। समझ में आ रहा है? और यहाँ U2 क्या हो गया, U2 जीरो, क्योंकि आपने M2 को रेस्ट पे मान लिया है। तो अगर आपने M2 को रेस्ट पे मान लिया तो U2 क्या हो गया, आपका जीरो हो गया। तो U2 जीरो, तो ये पूरा खत्म, ये पूरा खत्म, और यहाँ M1 खत्म हो चुका है, -M2/M2 क्या बन जाएगा, -U1। तो V1 कितना आएगा, V1 जो होगा वो होगा -U1। आया समझ? V2 कितना होगा, V2 अगर आपको निकालना है, U2 आपका जीरो, U2 जीरो मतलब ये पूरा जीरो हो गया, ठीक। और यहां पर अगर आप M1, अगर आपका M2 बहुत बड़ा है तो आप M1 को क्या मान रहे हैं, जीरो, ऑलमोस्ट जीरो मान रहे हैं, तो ये भी जीरो हो जाएगा। मतलब V2 जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। मतलब M2 जो मास आपका ज्यादा था, M1 से बहुत ज्यादा अगर मास था और वो रेस्ट पर था, तो कोलिजन के बाद भी वो क्या रहेगा, रेस्ट पे ही रहेगा। और जो M1 था, जो मूव कर रहा था, वो पहले U1 वेलोसिटी से मूव कर रहा था, कोलिजन के बाद वो टकरा करके वापस -U1 वेलोसिटी से मूव करेगा। मतलब अगर कोलिजन से पहले U1 वेलोसिटी के साथ इधर जा रहा था, तो कोलिजन के बाद वो U1 वेलोसिटी के साथ उल्टे डायरेक्शन में जाएगा। आया समझ? लिखिए यहां तक। हो गया। अब देखो हमने अभी तक क्या किया, सबसे पहले हमने कोलिजन को इलास्टिक माना। इलास्टिक कोलिजन में हमने दो केसेस लिया। पहला, जब दोनों मासेस क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। जब दोनों मासेस आपस में बराबर होंगे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एक्सचेंज हो जाएगी। दूसरा हमने केस लिया कि अगर एक मास बहुत ज्यादा हो जाए, दो मासेस थे उसमें से एक मास अगर बहुत ज्यादा हो जाए और जिसका मास ज्यादा है वो रुका हुआ हो, तो क्या होगा। तीसरा केस हम लेने जा रहे हैं कि अगर एक मास बहुत ज्यादा है, अगर आपका M1 बहुत ज्यादा है M2 से, एक मास बहुत ज्यादा है, बट जो ज्यादा मास है इस बार अगर वो चल रहा हो और दूसरा मास जो कम मास है अगर वो जीरो हो, मतलब M2 एट रेस्ट। मतलब पिछली बार क्या था, जो मास ज्यादा था उसको हमने रेस्ट पे रखा था। इस बार क्या कर रहे हैं कि जो मास कम है उसको हम रेस्ट पर रखे हुए हैं और जो ज्यादा मास है उसको हम चला रहे हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा होगा तो V1 कितना आएगा आपका, V1 कितना आएगा। सबसे पहला तो अगर M2 रेस्ट पे है तो U2 क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। U2 जीरो हो जाएगा। तो आप V1 का जो फॉर्मूला था, V1 में आप क्या करो, सबसे पहले तो M2 को जीरो करो क्योंकि M2 कम है। M1 को लो, M2 यहां भी जीरो, M2 यहां भी जीरो, तो आपका M1 यहां बचा, M1 से M1 कट जाएगा तो V1 क्या आएगा यहाँ पे U1, और U2 पूरी तरह से जीरो हो चुका है। तो V1 जो आया वो कितना आया, U1। मतलब जो मास ज्यादा था M1, इसका जो वेलोसिटी है कोलिजन से पहले अगर U1 था तो कोलिजन के बाद भी वो U1 ही रहेगा, उसकी वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
ठीक। जो दूसरा वाला मास था, जो कम मास था, जिसका मास कम था, जो रुका हुआ था, उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? तो v2 निकाल लो, v2 निकाल लो। v2 का फॉर्मूला कहाँ है? यहां पर है। इसमें u2 को जब आप जीरो रखोगे, u2 को जीरो रखोगे क्योंकि m2 आपका रेस्ट पे था, जब आप u2 को जीरो रखोगे तो ये पूरा क्या हो गया? जीरो। और यहां पर आपका क्या होगा? m2 आपका कम है तो m2 को आप जीरो रखेंगे जब, तो m2 जीरो हो गया। यहां क्या बना? 2m1 बाई m1, m1 से m1 कैंसिल तो क्या? 2u1। तो v2 कितना आया? v2 आया 2u1। आया समझ? मतलब कि कोलिजन के बाद जो मास रुका हुआ था, पहले जो कम मास था जो रुका हुआ था, कोलिजन के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? u1 के डबल हो जाएगी, मतलब दोगुनी वेलोसिटी के साथ वो भागेगा। आया समझ में? तो ये सारे केसेस थे आपके परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में। दो केसेस आपने लिख लिए थे, तीसरा केस सी वाला केस लिख लो। लिख लिए? तो ये सारा केस था आपका परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का। कल हम लोग करेंगे परफेक्टली, यहां तक तो पहुंच चुके हैं। जो जनरल फॉर्मूला है v1 और v2 का वो तो हम लोग निकाल चुके हैं। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में क्या करेंगे? बस ई के बदले हम क्या कर देंगे? जीरो पुट कर देंगे। इलास्टिक में हमने ई का वैल्यू क्या पुट किया था? 1। इन इलास्टिक में क्या करेंगे? ई की जगह हम जीरो पुट कर देंगे और जो भी वैल्यू आएगा वो लोग निकालेंगे, देखेंगे निकालेंगे कितना आता है। उसके बाद हम लोग ऑब्लिक कोलिजन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमको लगता है अगले 1 या 2 क्लास में आपका जो कोलिजन वाला टॉपिक है ये खत्म हो जाएगा। कल है संडे, कल संडे बनाइए, परसों हम लोग मिलते हैं। ठीक है, चलिए।